अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईमान लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड व्हाट इज़ सेल मेम्ब्रेन। ओके, वो पार्ट फर्स्ट था, ये उसी का पार्ट सेकंड है। सो हम इसको आज डिस्कस करने जा रहे हैं फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन को। सो फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन स्टूडेंट्स क्या है कि सेल जो है वो एक प्रॉपर यूनिट ऑफ लाइफ है। ओके, तो उस के अंदर जितने भी सेल के पार्ट्स हैं, चाहे वो सेल के ऑर्गेनेल्स हैं, सेल के अदर पार्ट्स हैं, तो वो क्या करते हैं, सेल को डिफरेंट तरीक़ों से सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब हम सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें हम देखते हैं किस तरह से सेल को जो है वो प्रोटेक्शंस फ्राहम करती है, सेल के लिए डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करती है। सो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके मैकेनिकल सपोर्ट के बारे में। अब जो सेल मेम्ब्रेन है स्टूडेंट्स, वो क्या करती है, सेल को मैकेनिकल सपोर्ट करती है। वो किस तरह से कि सेल मेम्ब्रेन इज़ अ फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर, इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल एंड मेंटेन इट स्पेसिफिक शेप। अब आप सबको पता है सेल की प्रॉपर और एक स्पेसिफिक शेप होती है। सेल मेम्ब्रेन जो है वो उसको प्रॉपर शेप फ्राहम करती है कि अगर सेल फॉर एग्जांपल ये फ्लेक्सिबल है, तो अगर सेल जो है वो कुछ टाइम के लिए एक्सपेंड होता है या श्रिंक होता है, सो ये क्या करेगी, उसकी जो ओरिजिनल शेप है उसको मेंटेन करके रखेगी, क्योंकि इसका जो टेक्सचर है, इसकी जो नेचर है वो क्या है, फ्लेक्सिबल है। ओके, तो इस वजह से कि सेल को स्पेसिफिक शेप जो है वो प्रोवाइड करती है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सिस। ओके, सेल मेम्ब्रेन का एक और फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें हम कहते हैं कि ये ट्रांसमिट करती है नर्व इम्पल्स को। नर्व इम्पल्स आप सबको पता है ये एक कोऑर्डिनेशन का यूनिट है। जब बॉडी का एक पार्ट दूसरे पार्ट से कोऑर्डिनेट करता है तो उसके लिए नर्व इम्पल्सिस की ज़रूरत होती है। वो एक सेल से दूसरे सेल में, एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में ट्रांसमिट होता है, और उसको हेल्प कौन करता है, सेल मेम्ब्रेन। सेल ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द नेक्स्ट पार्ट, और ये फंक्शन होता है कोऑर्डिनेशन के लिए, ताकि सेल के जो डिफरेंट नेक्स्ट आने वाले सेल है या बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं वो क्या करेंगे, आपस में कोऑर्डिनेट करके चल सके, आपस में उनका एक ताल्लुक हो। हमारी बॉडी के अंदर जो मैसेजेस होते हैं उसको एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाने के लिए नर्व इम्पल्स हेल्प करती हैं। ओके, तो सेल मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो इम्पल्सिस को नेक्स्ट सेल तक ट्रांसमिट करता है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। अब ये ना सिर्फ नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करती है, बल्कि ये क्या करता है, डिफरेंट मटेरियल्स को एक सेल से दूसरे सेल तक भी पहुंचाता है या फिर सेल से बाहर लेके जाता है। ओके, अब फॉर एग्जांपल आल्सो ट्रांसपोर्ट द मटेरियल इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। कुछ मटेरियल ऐसा होता है जो सेल को इनसाइड ज़रूरत होती है, इनके सेल के साइटोप्लाज्म को ज़रूरत होती है, और कुछ ऐसा मटेरियल होता है। अब फॉर एग्जांपल्स उसमें मटेरियल क्या हो सकता है स्टूडेंट, उसमें कुछ सिक्रीशंस हो सकती हैं, उसमें कुछ सेल का वेस्ट हो सकता है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होता है। अगर सेल का वेस्ट है तो वो क्या करेगा, वो भी आउटसाइड द सेल जो है वो भेज देगी सेल मेम्ब्रेन, और जो ज़रूरी मटेरियल्स होगा उसको सेल के इनसाइड आने देगी। ओके, अब इसमें एक सेल मेम्ब्रेन की सबसे बड़ी खूसियत क्या है, सेल मेम्ब्रेन होती है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, क्योंकि ट्रांसपोर्ट करना है तो ट्रांसपोर्ट के लिए सेल के अंदर खुसूसियात होती हैं और वो सेल मेम्ब्रेन ही मेंटेन करता है। फॉर एग्जांपल सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि ये कुछ चीज़ों को, कुछ मटेरियल को या आयंस को, वाटर को ये सिलेक्ट करेगी। ओके, ऐसे नहीं होगा कि सेल के बाहर जो आउटर इन्वायरमेंट पे कोई, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखें, ये हम कह रहे हैं ये सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल के बाहर कुछ मटेरियल पड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये सेल मेम्ब्रेन क्या करेगी, इसको कभी भी अलाउ नहीं करेगी कि वो इनसाइड द सेल या इनसाइड द साइटोप्लाज्म चला जाए। वो क्या करेगी, इस मटेरियल को देखेगी, जांचेगी, इसको सिलेक्ट करेगी आया कि ये सेल को इसकी ज़रूरत है या नहीं है। तो वो क्या करेगी, only selective substances to pass through it, thus it is known as selectively permeable or differentially permeable। ओके, अब देखें, अगर हमारे सामने कुछ वैरायटीज़ हो रखी हुई, खाने के लिए फूड हो, उसमें फ्रूट्स हो, तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम सिलेक्ट करते हैं अपनी तबीयत के मुताबिक कि हमें कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है, कौन सी चीज़
चीज़ हमें अट्रैक्ट कर रही है तो हम उस चीज़ को सिलेक्ट करके खाते हैं। इसी तरह सेल मेम्ब्रेन भी है, वो भी सिलेक्ट करेगी मटेरियल को, कि वो एवं नहीं होगा हर चीज़ को पकड़ पकड़ के सेल के अंदर ले आएगी, तो वो सिलेक्ट करेगी, जिसकी नीड होगी उसको अंदर आने देगी, जिसकी नीड नहीं होगी उसको बाहर ही रोक के रखेगी। ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल अब कौन कौन से मटेरियल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल लिपिड सोल्यूबल क्रॉस इट मोर इजीली देन अदर्स। अब जो लिपिड सोल्यूबल्स होते हैं, हम लिपिड सोल्यूबल्स क्यों इजीली ट्रांसफ़र हो जाते हैं मतलब सेल के अंदर, क्योंकि हमने पढ़ा है सेल मेम्ब्रेन इज़ अ लिपिड बाइलेयर, तो उसके अंदर लिपिड्स की लेयर्स होती हैं, 2 लेयर्स होती हैं। और वो जो लेयर है अगर तो वो लिपिड जैसे मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो लिपिड को अच्छे लगेंगे, जाहिर बात है वो लिपिड उसको आने देगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो अंदर एंटर हो जाएगा। अब इसमें कौन कौन से हो सकते हैं, स्मॉल गैस मॉलिक्यूल्स, वाटर एंड ग्लूकोज। अब ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होंगे स्टूडेंट्स वो ही अंदर एंटर हो सकते हैं, लार्ज नहीं हो सकते। ओके, उनको एंटर करने के लिए जो मेम्ब्रेन है वो मुख्तलिफ पाथवे अपनाती है। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं डिफ़िकल्टी इन क्रॉसिंग। अब ऐसे कौन से सब्सटेंसेस हैं या ऐसे कौन से मटेरियल है जिनको डिफ़िकल्टी होती है सेल मेम्ब्रेन से पास थ्रू होने में, तो आयंस एंड चार्ज पार्टिकल। अब आयंस होंगे या फिर चार्ज पार्टिकल्स होंगे जो कि इजीली पास आउट नहीं हो सकते, हैव सम डिफ़िकल्टी क्रॉसिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन आता है कि मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स। अब मटेरियल्स को ट्रांसफ़र तो करती है लेकिन मटेरियल की मूवमेंट किस तरह से होती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि हायर से लोअर की तरफ आना। इजी सी बात है कि जाहिर है हमेशा जब मूवमेंट होती है किसी भी चीज़ की वो डिफरेंट हो तो होती है, डिफरेंशिएशन हो तो होती है। फॉर एग्जांपल एक तरफ चीज़ ज़्यादा है दूसरी तरफ कम है तब मूवमेंट होगी, मॉलिक्यूल्स के अंदर गैप आता है। ओके, अगर वो गैप होगा, अगर दोनों तरफ मॉलिक्यूल एक जैसे होंगे वो कभी भी मूवमेंट नहीं होगी। तो मूवमेंट के लिए क्या है, मॉलिक्यूल्स को एक तरफ कम और एक तरफ ज़्यादा होना पड़ता है। तो इस तरह कम से ज़्यादा से कम की तरफ इजीली मूवमेंट जो है वो हो जाती है, वो किसी भी किस्म का मटेरियल। ओके, तो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट, हम इसी ट्रांसपोर्ट को कहते हैं कि जब मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो सेल के बाहर अगर ज़्यादा कुछ चीज़ें ऐसी हैं वो ज़्यादा हैं तो अंदर के इन्वायरमेंट को उनकी ज़रूरत है तो इजीली वो पास थ्रू होके सेल के इनसाइड आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और यहाँ पे स्टूडेंट एक चीज़ आपने देखनी है कि हायर टू लोअर जब चीज़ें जाती किसी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, इजीली जब हम फॉर एग्जांपल पानी जा रहा होता है, आप लोग देखते हैं तो अगर हम पानी का नल खोलते हैं तो वहाँ पे पानी टैंकी के अंदर ज़्यादा होता है तो ईजीली पानी आता है। ओके, तो कोई एनर्जी की नहीं ज़रूरत पड़ी, सिर्फ एक नल खोला और पानी आ गया। सो यहाँ पे स्टूडेंट क्या हुआ, नो नीड ऑफ एनर्जी, यानी कि नो नीड एटीपी। अब आपको पता है सेल के अंदर जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में है, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज द एनर्जी करेंसी फॉर अ सेल। सो यहाँ पे किसी किस्म की एनर्जी की कोई ज़रूरत नहीं थी। देन अदर है एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ। आप लोगों ने पढ़ा होगा स्टूडेंट अपनी प्रीवियस क्लासेस में कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, इज़ अ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे मैंने शॉर्ट वे में लिखा है क्योंकि ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया इसको। सो आप लोग जान सकते हैं कि लोअर टू हायर अगर आ रही है, कोई मॉलिक्यूल मूव कर रहा है तो उसको यहाँ पे क्या चीज़ चाहिए, एनर्जी चाहिए। किस फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। जैसे फॉर एग्जांपल हम मोटर चलाते हैं, ठीक है, हमने वो क्या इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्राहम की तब जाके पानी नीचे से ऊपर की तरफ गया। ऊपर जो टैंकी छतों पे हमने रखी हुई है तो हम पंप चलाएंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी देंगे तो ही जो पानी है वो मूव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मूवमेंट है विदाउट एनर्जी नहीं होगी। ओके, तो इस टाइप की मूवमेंट को एनर्जी की ज़रूरत है। वो एनर्जी सेल के अंदर क्या है, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देन अदर आ जाती है ट्रांसपोर्ट की नॉन फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। अब नॉन फैसिलिटेटेड का मतलब क्या होता है कि किसी मूवमेंट को कोई ख़ास चीज़ फैसिलिटेट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे है नॉन फैसिलिटेटेड, यानी कि जो कि जिनको सपोर्ट नहीं करना पता, जो मूवमेंट खुद ब खुद होती हैं। अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स लाइक ऑयल ड्रॉपलेट, फॉस्फोलिपिड्स एंड
फैटी एसिड्स मूव फ्रीली थ्रू द लिपिड बायलेयर। जैसे पीछे हमने पढ़ा कि जो लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इजीली फ्रीली मूव करते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर आने के लिए और बाहर जाने के लिए। तो यहाँ पे भी क्या है, यह है नॉन फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, यानी कि इसको किसी चीज़ की फैसिलिटी की ज़रूरत नहीं, अपने आप ही अंदर जा रहे हैं, अपने आप ही बाहर आ रहे हैं ईजीली। ओके, सो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट क्या होती है कि जब कोई चीज़ सेल मेम्ब्रेन के अंदर है तो वो उसको पकड़ के अंदर लेके आती है या पकड़ के बाहर निकालती है। अब यहाँ पे आप समझ लेंगे कि विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स, अब हमने इसके स्ट्रक्चर्स में पढ़ा था, यहाँ पे मैंने बनाया भी हुआ है, प्रीवियस स्ट्रक्चर्स में भी हमने स्टूडेंट्स डिस्कस किया था कि प्रोटीन इज एम्बेडेड इनटू लिपिड बायलेयर एंड सम प्रोटीन नॉट एम्बेडेड, दे आर outer side, okay, only some part of protein are attached, okay, या little bit part of protein are attached in the lipid bilayer, okay। so अब वो प्रोटीन क्या करती हैं, आल्सो कॉल्ड चैनल प्रोटीन, एक चैनल की तरह का काम करती है, यानी कि चीज़ों को पकड़ के या तो अंदर लेके आएंगी या फिर उसको बाहर निकालेंगी, ठीक है। अब फैसिलिटेटेड प्रोटीन भी दो तरह की होती है, पैसिव एंड एक्टिव, यानी कि उनमें हायर टू लोअर और लोअर टू हायर दोनों तरह की ही मूवमेंट होगी और किसी के लिए एनर्जी की ज़रूरत होगी, किसी के लिए नहीं होगी। सो यहाँ पे इस डायग्राम में आप लोग स्टूडेंट समझें कि ये मैंने लिपिड बायलेयर बनाया है और यहाँ पे ये प्रोटीन्स हैं कुछ, ओके। सो यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो कि सेल के बाहर पड़े हुए, अब ये आउटर इन्वायरमेंट है, ये इनर इन्वायरमेंट नीचे वाला यानी कि साइटोप्लाज्म, ओके। तो यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स हैं या कुछ मॉलिक्यूल्स हैं वो पड़े हुए हैं और वो इजीली यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे किसी किस्म की प्रोटीन नहीं है, खुद ब खुद वो लिपिड बायलेयर से गुजरते हुए इनसाइड द सेल आ चुके हैं। तो इसको हम कहेंगे डिफ्यूजन, ठीक है। यानी कि अब डिफ्यूजन में क्या होता है स्टूडेंट के सोल्यूट पार्टिकल्स गुजरते हैं, ठीक है। सोल्यूट पार्टिकल्स मीन कौन कौन से होंगे, ऊपर हमने पढ़ा कि ऑयल ड्रॉपलेट हो सकते हैं, फॉस्फोलिपिड्स हो सकते हैं, फैटी एसिड्स हो सकते हैं, ओके। तो ये मूव करेंगे फ्रीली, तो यहाँ पे इन्होंने फ्रीली मूव किया और सोल्यूट पार्टिकल की मूवमेंट को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, डिफ्यूजन कहते हैं, ओके। सो अब नेक्स्ट आप लोग देख रहे हैं, इसी डायग्राम में मैंने तीन चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ और पार्टिकल्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है, तो वो क्या है, लेकिन विदाउट ऑयल ड्रॉपलेट, ना ही इसमें फैटी एसिड्स है ना ही इसमें फॉस्फोलिपिड्स हैं, क्योंकि वो तो इजीली ट्रांसफ़र हो रहे हैं, उनको की ज़रूरत नहीं है प्रोटीन की। तो यहाँ से ये कुछ प्रोटीन्स हैं, फॉर एग्जांपल हम इनको नाम देंगे चैनल प्रोटीन का, ओके, या हम कैरियर प्रोटीन्स का। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इन्होंने इस पार्टिकल्स को पकड़ा और अंदर आ गए, ओके। इसको हम चैनल प्रोटीन का नाम भी दे सकते हैं और यह है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट की एग्जाम्पल, क्योंकि इसको फैसिलिटेट किया जा रहा है किससे, प्रोटीन से। प्रोटीन इसको फैसिलिटेट करिए, प्रोटीन इसके लिए एक व्हीकल का काम कर रही है, पकड़ रही है और अंदर लेके जा रही है उसको, ओके। सो तो यहाँ पे फैसिलिटेटेड हो गई। अब ये फैसिलिटेटेड क्या हो सकती है, एक्टिव भी हो सकती है, पैसिव भी हो सकती है। देन नेक्स्ट है हमारे पास एक और, अब मैंने एक्टिव को भी यहाँ पे समझाया है क्योंकि यहाँ पे मैंने एनर्जी इसको प्रोवाइड की है। देखिए ये एटीपी है, इन द सेंस ऑफ एटीपी यहाँ पे इस रिएक्शन के लिए दरकार है। तो क्या हुआ, जो सब्सटेंस है वो बाहर से अंदर की तरफ आए और विद द हेल्प ऑफ चैनल प्रोटीन एंड विद द हेल्प ऑफ एटीपी। तो जहाँ पे एटीपी लगी तो हमने फ़ौरन से समझ लिया कि क्या चीज़ है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट विद द प्रेजेंस ऑफ एटीपी। तो इस डायग्राम में आपको इस चीज़ की ज़्यादा वाज़ेह समझ आ गई, ओके। अब एक पैसिव की दो यहाँ पे टाइप्स होती हैं स्टूडेंट्स, ये देख लें आप लोग, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मैंने समझा दिया, ऑस्मोसिस देख लेते हैं। सॉल्वेंट मटेरियल फॉर एग्जांपल वाटर, अब जब भी मूवमेंट होगी सॉल्वेंट मटेरियल की इनसाइड द सेल या फिर आउटसाइड द सेल इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, ओके। इसको बायोलॉजी की लैंग्वेज में हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। और डिफ्यूजन फॉर एग्जाम्पल जब मूवमेंट होगी सोल्यूट पार्टिकल्स की, लाइक फॉस्फोलिपिड्स है, लाइक ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं जो कि इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल मूव कर रहे हैं या फिर ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, ओके। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसके नेक्स्ट फंक्शन को। नेक्स्ट इज एक्सोसाइटोसिस स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हमने देखा कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल हो रही है सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी, ओके। मतलब कुछ पार्टिकल सेल के अंदर मूव कर रहे हैं और कुछ पार्टिकल सेल के आउटसाइड जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि बायोलॉजी में हम सेल की इनर मूवमेंट ऑफ मटेरियल या आउटर मूवमेंट ऑफ मटेरियल कोई ख़ास लफ्ज़ से जो है वो डिराइव करते हैं, ख़ास वर्ड से डिराइव करते हैं। सबसे पहले टर्म आती है हमारे पास स्टूडेंट एक्सोसाइटोसिस,
ओके। अब ये एक्सोसाइटोसिस क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम द सेल टू द एक्सटीरियर और अदर सेल, यानी कि मूवमेंट की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है सेल के आउटर साइड पे या एक्सटीरियर पोर्शन की तरफ, या फिर अदर सेल यानी कि सेल के साथ वाला जो सेल है उस तक कोई जो है वो इंफॉर्मेशन जा रही है या कोई मटेरियल जा रहा है। ओके, जैसे नर्व इम्पल्स है, यानी कि एक सेल से दूसरे सेल तक जा रही है, तो यहाँ पे कोई भी मटेरियल हो सकता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? एक्सोसाइटोसिस कहते हैं, जब मटेरियल सेल के आउटर जाएगा। अब यहाँ पे मैं डायग्रामेटिकली इसको समझाने की कोशिश करती हूँ आप लोगों को, ये आप लोग नोट डाउन भी कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट ये जो एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस है 2 नंबर का, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब यहाँ पे है हमारे पास स्टूडेंट सेल मेम्ब्रेन, ओके, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो क्या हुआ, अब सेल के अंदर कुछ पार्टिकल है। अब वो पार्टिकल कौन से हो सकते हैं? सिक्रीटरी वेसिकल्स हो सकते हैं, वाटर मॉलिक्यूल हो सकते हैं, वो गैस पार्टिकल्स हो सकते हैं, कोई भी पार्टिकल्स हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप फर्ज करें कि यहाँ पे हमारे पास है सिक्रीटरी पार्टिकल्स। अब वो सिक्रीटरी पार्टिकल को सेल मेम्ब्रेन क्या करेगी? उसके इर्द गिर्द एक गुलाई बना लेगी और उसको पैक कर लेगी अपने, जैसे वेसिकल बना लेगी, थैली नुमा बना लेगी। ओके, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसके अंदर सिक्रीटरी प्रोडक्ट है और उसको हम क्या कहेंगे? सिक्रीटरी वेसिकल, जो कि सेल के साइटोप्लाज्म से या फिर इनर साइड ऑफ सेल से, या हम इसको इनर इन्वायरमेंट ऑफ अ सेल भी बोल सकते हैं। ओके, तो वेसिकल बना लिया। अब वो वेसिकल मूव करेगा स्टूडेंट, मूव करके वो सेल मेम्ब्रेन के साथ चिपक जाएगा। ओके, तो सेल मेम्ब्रेन जब इसको चिपका लेगा अपने साथ, तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ एंजाइम्स इस पार्टिकल की जो मेम्ब्रेन बनी हुई है, इसकी जो थैलीनुमा स्ट्रक्चर बना हुआ है, झिल्ली सी बनी हुई है, उसको यहाँ पे कुछ एंजाइम क्या कर लेंगे? इंगल्फ कर लेंगे या उसको डाइजेस्ट कर लेंगे। तो क्या होगा, वो सेल मेम्ब्रेन के साथ इंगल्फ हो गया और क्या हुआ, यहाँ पे उसका पोर्शन ओपन हो गया। जब उसका पोर्शन यहाँ से ओपन होगा स्टूडेंट्स, तो वो जो सिक्रीटरी प्रोडक्ट थी वो क्या हो गई? सेल के आउटसाइड मूव कर गई। ओके, तो यहाँ से ये इस प्रोसेस की हेल्प से क्या करते हैं? अपनी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को या सिक्रीशंस को आउटसाइड द सेल भेजते हैं। ओके, तो ये प्रोसेस क्या है? एक्सोसाइटोसिस। देन एंडोसाइटोसिस। अब जब चीज़ें आउटसाइड द सेल जा रही हैं तो एक्सोसाइटोसिस, और इसी डिफाइन को आप ऑपोजिट कर ले, उलट कर ले, तो क्या हो जाएगा? वो एंडोसाइटोसिस हो जाएगा, यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम आउटर साइड ऑफ द सेल टू द इनर साइड ऑफ द सेल। ओके, तो इसको हम क्या कहेंगे? एंडोसाइटोसिस, यानी कि इनसाइड द सेल पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। अब जो एंडोसाइटोसिस होता है स्टूडेंट, इसकी 2 टाइप्स हैं, फैगोसाइटोसिस एंड पाइनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस क्या होता है कि लार्ज सॉलिड पार्टिकल्स आर टेकन इन, देन सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। ओके, आना चीज़ों ने इनसाइड द सेल लिया, लेकिन लार्ज पार्टिकल इसमें होंगे। ओके, अब फैगोसाइटोसिस को स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे भी डायग्रामेटिकली आपको समझा रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, this is the outer environment or outer side of a cell, and this is all particles they are present outside the cell. okay, so क्या होगा, यहाँ पे एक लार्ज पार्टिकल मेम्ब्रेन जो है वो इंगल्फ करेगी। ओके, और यहाँ पे भी सेम ऐसे होगा, वो यहाँ पे अपनी मेम्ब्रेन को थोड़ा सा इनकी एक कप लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी और उस कप में लार्ज पार्टिकल आ जाएगा। ओके, तो ये लार्ज पार्टिकल हो गया। अब क्या करेंगे, वो सेम यहाँ से मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। जब जुड़ जाएगी तो वो पार्टिकल अंदर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आ गया वो सेल के इनसाइड, यानी कि साइटोप्लाज्म में। अब आप इसको इनर साइड भी बोल सकते हो और आप इसको सेल का साइटोप्लाज्म भी कह सकते हो। ओके, सेल का इनर मटेरियल आपको पता है क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। सो यहाँ पे लार्ज पार्टिकल आया तो इसको हमने, इस प्रोसेस को क्या नाम दिया? फैगोसाइटोसिस का। एंड अदर इज पाइनोसाइटोसिस, इंजेक्शन ऑफ लिक्विड मटेरियल इनटू द सेल, यानी कि जब लिक्विड मटेरियल इंजेक्शन हो रहा है सेल के अंदर, इंटर हो रहा है सेल के अंदर, उसको हम कहते हैं पाइनोसाइटोसिस। यहाँ पे सेम एज इट इज, ये आउटर इन्वायरमेंट है और यहाँ पे कुछ लिक्विड पार्टिकल्स पड़े हुए हैं, ऑयल ड्रॉपलेट्स पड़े हुए हैं। ओके, तो वो क्या करेंगे, सेम ऐसे सेल एक पाउच नुमा या कप लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा और बाद में यहाँ से भी सेम ऐसे ही होगा कि मेम्ब्रेन क्या होगी, यहाँ से मेम्ब्रेन आपस में जुड़ जाएगी और ये वेसिकल जो है वो सेल की इनसाइड आ गई, यानी कि या तो इनर साइड या फिर सेल के साइटोप्लाज्म में जो है वो मूव कर गया।
ओके, तो यहाँ पे इस प्रोसेस को हमने कहा पाइनोसाइटोसिस, और इस होल प्रोसेस को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, जिस जगह के पाइनोसाइटोसिस भी हो रही है, फैगोसाइटोसिस भी हो रही है, इसको हम क्या कहेंगे, एंडोसाइटोसिस। ओके, अब यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है जो कि सेल मेम्ब्रेन परफॉर्म करती है, उसको स्टूडेंट्स हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। ओके, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, होम्योस्टेसिस। अब स्टूडेंट आपने पढ़ा होगा कि व्हाट इज़ होम्योस्टेसिस, यहाँ पे भी आप इस डिफाइन को नोट डाउन करेंगे, ठीक है। द प्रोसेस इन विच प्रोटेक्शन ऑफ इनर इन्वायरमेंट फ्रॉम द हार्म ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ आउटर इन्वायरमेंट, ओके, इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। तो क्या हुआ यहाँ पे, इस डिफाइन को मैं दोबारा आपको आसान वर्ड्स में समझाऊंगी कि सेल के इनर इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम द हार्म ऑफ फ्लक्चुएशन, यानी कि आउटर साइड पे जो चेंजिंग हो रही है उससे, फ्लक्चुएशन का मतलब होता है चेंजिंग, तो आउटर इन्वायरमेंट जैसा मर्जी हो लेकिन इनर इन्वायरमेंट को मेंटेन रखना है, तो वो मेंटेन कौन रखता है, सेल मेम्ब्रेन। अब उसमें मेंटेनेंस क्या हो सकती है, उसमें हो सकती है मेंटेनेंस ऑफ वाटर, मेंटेनेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मेंटेनेंस ऑफ ऑक्सीजन फॉर एग्जांपल। ओके, तो सेल के अंदर का जो इन्वायरमेंट है उसको मेंटेन करने को क्या कहते हैं, हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। तो यहाँ पे भी सेल मेम्ब्रेन अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रही है स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक हमने देखा व्हाट इज़ फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। स्टूडेंट्स, अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो आप लाजमी इसको लाइक कीजिएगा एंड मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आइंदा आने वाले मेरे जो वीडियो लेक्चर हैं वो आपको मिलते रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।